हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। एडमिशन का चैप्टर चल रहा है, सब कुछ हो गया है, काफी आगे पहुंच गए हैं। एक और टॉपिक, बहुत मजेदार टॉपिक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। कौन सा सर? रिवोल्यूशन अकाउंट का। रिवोल्यूशन अकाउंट आपने चेंज इन पीएसआर में किया था, तो मुश्किल नहीं है, जल्दी से ही टॉपिक कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी मुश्किलें तो आती ही हैं सभी में, मगर आप उसको पार कर जाएंगे और समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में कुछ भी मुश्किल नहीं थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट जो आपने ऑलरेडी कर लिया है चेंज इन पीएसआर में, फिर भी हम इसको शुरू से ही करेंगे। स्टार्ट करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि आपके पास रिवोल्यूशन अकाउंट का एक और नाम होता है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि रिवोल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम बताइए। तो रिवोल्यूशन अकाउंट, या हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आप याद रखेंगे, पेपर में इसका दूसरा नाम आ सकता है। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो P&L अकाउंट की तरह ही होता है, अलग कुछ नहीं होता। सर इसको बनाते किस लिए हैं? क्यों इसलिए बनाते हैं? क्योंकि जब कोई पार्टनर, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या चेंज इन पीएसआर हो रही है, या और कोई भी केस जो आगे आगे पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ के केस में, तो जो पार्टनर नया आ रहा है, यहां पर एडमिशन की बात हो रही है, तो उससे आने से पहले जो भी हमारी एसेट्स थी उनकी करंट वैल्यू निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो करंट वैल्यू से ही पुराने पार्टनर्स की थी सारी। क्योंकि कोई चीज की वैल्यू हो सकता है बढ़ गई हो, और कोई चीज की वैल्यू, कोई एसेट की वैल्यू घट गई हो। ऐसे ही लायबिलिटी के अंदर भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें एडमिशन से पहले उन पार्टनर्स की हैं जो उस फर्म को चला रहे थे। तो इसलिए हम उनके लिए, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए सारी प्रोसेस करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। नया पार्टनर आके फ्रेश उसमें एडमिशन ले लेता है, और उसके लिए वो सारी चीजें उसी रेट पे अवेलेबल होती हैं जिससे नया, जो नई वैल्यूज उसके लिए होंगी। तो इसलिए हम रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रोफॉर्मा एक बार मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से बनाकर। ये आपके दिमाग में बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपके दिमाग में बिल्कुल डाल दूंगा, और आपको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं दोबारा से इसके ऊपर नाम लिख देता हूं, रिवोल्यूशन अकाउंट, या हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। क्रेडिट साइड में जैसा कि आपने P&L अकाउंट का बिल्कुल रिप्लिका ही होता है ये, तो P&L अकाउंट की जैसे उसके अंदर क्रेडिट साइड में इनकम पार्ट होता है और डेबिट साइड के अंदर एक्सपेंस या लॉस पार्ट होता है, तो इसमें भी सेम ही होता है। तो बाय जो भी असेट इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने से, एसेट के इंक्रीज होने से फर्म को प्रॉफिट हो जाता है। तो इंक्रीज इन असेट जितना भी होगा, जितना भी इंक्रीज होगा, खाली चेंज पार्ट, इंक्रीज पार्ट यहां पर दिखाई देगा। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई है तो भी यहां पर दिखाई देगा, यानी कि वो भी फर्म के लिए प्रॉफिट है। ऐसे ही अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो इससे फर्म को लॉस होगा, यहां पर आएगा। और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो इससे भी फर्म को लॉस होगा, इसलिए इसको भी डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो यानी कि टोटल डेबिट यानी कि टोटल लॉस, टोटल क्रेडिट मतलब टोटल प्रॉफिट। और कुछ भी दिखाते हैं सर? हाँ, तो यही बेस यही है। जैसे आपके पास कोई ऐसी एसेट दिखाई दे रही है फर्म के अंदर जो अभी तक अनरिकॉर्डेड थी, अनरिकॉर्डेड असेट्स के बारे में बात करेंगे तो
यानी कि एक प्रकार से इसको आप उसी वे में ले लेंगे, इंक्रीज इन असेट्स, तो ये भी यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती हैं जो अभी तक फॉर्म में नहीं दिखाई दे रही थी और अब दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब आपके लिए ये भी एक लॉस का कारण हो सकता है। और सर क्या हो सकता है, क्योंकि रिवोल्यूशन एक एक्सपर्ट आदमी से ही कराया जाता है, तो वो रिवोल्यूशन करने के लिए इसके ऊपर एक फीस चार्ज करेगा, तो फीस के लिए ये कहलाता है रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस, जिसको हम कैश या बैंक के द्वारा देंगे। तो एक्चुअली क्या है ये, दीज आर द रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स और रिवोल्यूशन ऑफ लायबिलिटी के लिए किसी एक्सपर्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम हायर करते हैं, उसी की पेमेंट, उसी की फीस को हम रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। या कोई पार्टनर होता है, वो रिवोल्यूशन अकाउंट की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो इसके पास रिवोल्यूशन का खाते के अंदर हम उस पार्टनर के अकाउंट को यहां पर डेबिट कर देंगे टू कंसर्न पार्टनर्स अकाउंट। जिस भी पार्टनर ने ये अपनी लायबिलिटी समझकर कि मैं रिवोल्यूशन अकाउंट का काम करवा दूंगा, मुझे आप इतने पैसे दे देंगे, तो हम उसके अकाउंट में कैश ना देकर उसको पेमेंट कर देते हैं, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट में इसको डेबिट किया जाएगा। तो इसका जो नेट इफेक्ट होगा, इसका जो नेट इफेक्ट होगा इस पूरे अकाउंट का, रिवोल्यूशन अकाउंट का जो नेट इफेक्ट होगा, या तो डेबिट साइड बड़ा होगा। तो अगर डेबिट साइड बड़ा है, इसका मतलब यहां पर ये डेबिट साइड बड़ा है, तो इसका मतलब आपके पास लॉस आ जाएगा या प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड में लॉस का प्रोविजन है सारा का सारा, और क्रेडिट साइड में सारा गेन का प्रोविजन है। तो आपके पास डेबिट साइड बड़ी होने की वजह से आपको यहां पर लॉस हो जाएगा। तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में, मान लीजिए 3 ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। ये मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है, ये आपने नहीं लिखना, यहां तो सिर्फ पार्टनर्स के नाम ही आएंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में यहां पर उनको लॉस ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर डेबिट साइड बड़ी है तो, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन के अंदर आपको प्रॉफिट हो गया है। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ये यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। करेक्ट। बस ये ही रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, कोई जादू नहीं है। जो आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था, जितनी भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, जितनी भी लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी, इन दोनों को यहां पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, इन दोनों को यहां पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो एक प्रकार से एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसको आप इसी तरह से क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट के अंदर डिक्रीज इन एसेट्स हो जाएगा, डिक्रीज इन एसेट्स है और इंक्रीज इन लायबिलिटी है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो गई तो इसका मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी है। और अगर आपने रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस के रूप में यहां पर लिख देते हैं रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस, रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस के रूप में आपने कुछ पेमेंट की है तो आपके लिए ये भी एक डेबिट का पार्ट हो जाएगा। और अगर पार्टनर्स ने ये रिवोल्यूशन की लायबिलिटी अपने सर पे ली है तो उसको भी हम कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगे उसके एवज में, तो उसको गई हुई पेमेंट को भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जो भी पार्टनर उससे कंसर्न है। और इससे जो इंपैक्ट आएगा या तो नेट लॉस होगा, तो ये जो लॉस है, रिवोल्यूशन का लॉस जो है वो पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डेबिट कर दिया जाएगा, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर प्रॉफिट है यानी कि क्रेडिट साइड बड़ी है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड में चढ़ा दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर ये तो सिंपल ही है, ये तो हमने करा ही हुआ है, ये तो हम अपने आप ही कर लेते, आपने क्यों कराया? तो मैंने सोचा चलो भाई मेरे को भी आ जाएगा, इसलिए मैंने करा दिया।
तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको आता है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है इसके अंदर। प्रिपरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है, प्रॉफिट और लॉस ये हो गया है, ये हो गया है। छोटा सा क्वेश्चन यहां देख लेते हैं, क्या कहता है वो। पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें जनरल एंट्री करनी है, रिवोल्यूशन से रिलेटेड करनी है। तो आपको पता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट ऑफ रुपीज 5,000 हेंस इज टू बी अकाउंटेड। अब 5,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब असेट है। इसका मतलब ये क्रेडिट साइड में रिवोल्यूशन अकाउंट की जाएगी। तो रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर इसको पोस्ट करने के लिए क्रेडिट साइड में आप एंट्री क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड असेट यानी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ये रही एंट्री, अनरिकॉर्डेड असेट मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। 5,000 रुपए से ये दिखाई देगा। ये आपको समझ में आ गई है। दूसरी एंट्री, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टूवर्ड्स सप्लाई फॉर ₹1,500 आर टू बी अकाउंटेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है सप्लायर्स के लिए, यानी कि लायबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मतलब यहां पर सप्लायर्स का अमाउंट क्रेडिटर्स के बारे में जाएगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, क्योंकि यह रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में चढ़ेगा। नेक्स्ट एंट्री है, अ क्रेडिटर ऑफ ₹600 विल नॉट बी क्लेम्ड हेंस इज टू बी रिटर्न बैक। यानी कि 600 रुपए से आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। 600 रुपए के क्रेडिटर्स ने कोई भी क्लेम नहीं किया 600 रुपए को, तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी घट रही है, इसका मतलब आपके लिए प्रॉफिट है, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चढ़ जाएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट की तरह से ये एंट्री हो जाएगी 600 रुपए से। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया है। तो आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इस क्वेश्चन को हम जरूर करेंगे क्योंकि केसेस सारे समझ में आ जाएंगे कि इनका क्या इंपैक्ट आना है। तो आप जनरल एंट्री तो इसकी कर लेंगे, मुझे पता है, मगर मैं इनको डायरेक्ट आपको रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर चढ़ा के दिखाता हूं कि इनका इंपैक्ट कैसे और क्या आना है। हम एक एक एंट्री, हम ये मान लेते हैं एक एक एंट्री को, एंट्री तो आपके सामने हुई हुई है, फिर भी हम एक रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं जिससे आपके लिए आसानी हो जाए। चलिए इस वाले क्वेश्चन को उठा के हम अपने पास ले जाते हैं। ये लो सर, क्वेश्चन आ गया है। अब क्वेश्चन आ गया है तो हम इसको कर भी लेते हैं। इसके लिए पहले मैंने बोला जर्नल आप कर पाएंगे अपने आप, फिर भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। फिर भी यहां पर एक हम रिवोल्यूशन अकाउंट को प्रिपेयर कर देते हैं। लिखा है पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ जेड एज ए पार्टनर इन द जर्नल ऑफ एक्स एंड वाई हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। इसका मतलब यहां पर जो एक्स और वाई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है जिनकी रेशियो 2:3 है, जेड एक नया पार्टनर आ रहा है। क्वेश्चन ने बोला उनकी जर्नल एंट्रीज करें, मगर हम इसको रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर पोस्ट करेंगे। जनरल एंट्री आप अपने आप कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर इसकी क्या एग्जिस्टिंग एंट्री होगी। रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रोफार्मा बना लेते हैं। थोड़ा सा और नीचे भी बना लेते हैं, बहुत सारी एंट्रीज हैं तो इसलिए एक ही बार में प्रोफार्मा बनेगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, इसका इंपैक्ट पता लग जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पर्टिकुलर्स हैं ही, ये तो सब आपको पता ही लग गया होगा, पूरी 11th क्लास में बनाया है आपने सारे अकाउंट्स। यहां पर डेबिट साइड है, डेबिट अमाउंट आएगा, और यहां पर पर्टिकुलर्स है, और यहां पर अगेन क्रेडिट अमाउंट आएगा। ठीक है जी, क्रेडिट अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है।
ये डेबिट साइड है, इसका नाम रिवॉल्यूशन अकाउंट है। बच्चे नाम तक नहीं लिखते हैं, हमने बोला कि अगर किसी को उसके एड्रेस का नहीं बताओगे तो क्वेश्चन को कैसे समझेगा एग्जामिनर, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें, इस चीज को समझें। तो चलिए समझते हैं कि क्या कहता है पहली एंट्री। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। 10,000 रुपए से फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई है। इसका मतलब आप क्या करेंगे जी, आपके लिए एक प्रॉफिट है, तो बाय फर्नीचर अकाउंट अमाउंट आ गया 10,000, 10,000 से बड़ा है। अगला पार्ट बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू 40,000, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 20,000, यानी कि एक फर्नीचर जिसकी वैल्यू बुक वैल्यू 20,000 रुपए थी, और क्वेश्चन में लिखा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू 40,000। इस चीज को बड़ा अच्छे से समझेंगे कि क्या कहना चाहता है ये। पहले वाले में देखें, ये लिखा हुआ है फर्नीचर इंक्रीज्ड बाय 10,000, जबकि अगली ट्रांजिशन में लिखा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू, यहां पर वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड टू लिखा है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड टू 40,000, यानी कि फर्नीचर की वैल्यू बढ़कर 40,000 हो गई है। बढ़कर 40,000 हो गई है, इसका मतलब जितने का वो था उसके बाद आज की वैल्यू उसकी 40,000 है। जितने का था मतलब क्वेश्चन में लिखा है उसकी वैल्यू बुक वैल्यू 20,000 की थी, तो 20,000 से बढ़कर 40,000 हो गया है, इसका मतलब उसके अंदर 20,000 की इंक्रीमेंट हुई है। तो 20,000 रुपए से एंट्री होगी ये, सिर्फ इंक्रीज वैल्यू से। तो बाय अगेन फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट, तो ये बन गया 20,000, 40,000 हो गया था 20,000 से बढ़कर। अगली एंट्री लिखी है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 50,000, ये भी अप टू लिखा है, यानी कि फर्नीचर की वैल्यू अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यू से बढ़कर 120% हो गई है। तो अगर 50,000 100% है तो इसका मतलब 120%, यानी कि 20% और लगा देंगे इस पे, 100% इसको मानते हुए। तो इसका मतलब यहीं पे इसकी कैलकुलेशन कर देता हूं, 50,000 की दूसरे कलर से कर देते हैं, 50,000 की वैल्यू 120% कितना होता है, 120% मतलब ये 12 5 60 और 3 0 लग गए आगे। इसका मतलब 60,000 इसकी वैल्यू हो गई है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए से एंट्री करनी पड़ेगी। तो आप क्या लिखेंगे, क्या चीज है ये, फर्नीचर की बात ही कर रहा है, तो यहां पर बाय फर्नीचर, ये आपके लिए एक समझाने के लिए क्वेश्चन था। तो आपको लग रहा है बार बार फर्नीचर आ रहा है तो एक ही जगह एंट्री क्यों नहीं कर देते, एक ही जगह एंट्री नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो एंट्री आएंगी उन सारे तरीके से एंट्री समझाना चाह रहा है। इसमें तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना भी नहीं था, मैं सिर्फ आपको इंपैक्ट दिखा रहा हूं कि यहां पर रिवॉल्यूशन अकाउंट किस तरह से बनेगा। तो अगर आपको इसकी जनरल एंट्री बोली गई है, पहली वाली एंट्री हुई फर्नीचर टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 10,000, दूसरी की एंट्री हुई फर्नीचर टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 20,000, तीसरे की एंट्री हुई फर्नीचर टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 10,000। तीनों की एक ही एंट्री है, अमाउंट अलग अलग है, लैंग्वेज को समझते हुए आपने समझना है। नेक्स्ट लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 18,000, यानी कि स्टॉक की जो वैल्यूएशन है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी कि यहां पर देखेंगे कि जो बुक्स के अंदर वैल्यू दिखाई दे रही है 18,000 रुपए, बुक के अंदर जो वैल्यू दिखाई दे रही है 18,000 रुपए, इसका मतलब जो बुक के अंदर वैल्यू है वो 90% दिखाई दे रही है, वो आपको 90% दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी कि बुक के अंदर जो भी दिखाई दे रही है वो 10% है, 10% अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब ये जो एक्चुअली वैल्यू है ये 90% के बराबर है, और बुक के अंदर ये 18,000 से है। इसका मतलब आपके पास एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी,
चलिए, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब समझे, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। यानी कि बुक के अंदर जो भी वैल्यू दिखाई दे रही है 18,000, ये एक्चुअली कितने की दिखाई दे रही है? ये 90% वैल्यू दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली 90% के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। ये वैल्यू एक्चुअली 90% के बराबर है। जब ये वैल्यू अगर 90% के बराबर है तो इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी थी वो निकालने के लिए इसकी 100% वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी कि 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100% ऑफ 90, तो 90% इसके बराबर है, तो ये कितना हो गया? 9 2 जा, ये हो गया 20,000 के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। इसका मतलब जो यहां पर वैल्यू दिखाई दे रही है उसको आपने अंडर वैल्यूड होने की वजह से आपको 2,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। स्टॉक की वैल्यू, बुक वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो 90% से दिखाई दे रही है, जबकि वो एक्चुअली अंडर वैल्यूड है। तो एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या होगी? सर वो 20,000 होगी। इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमें समझ में आ गया है। तो इसका मतलब 2,000 रुपए आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो बाय स्टॉक अकाउंट 2,000, यानी कि स्टॉक की वैल्यू 20,000 हो गई है, जबकि बुक में वो 18,000 रुपए दिखाई दे रही थी। इसका मतलब 2,000 रुपए वो बढ़ेगा, इसके अंदर इंक्रीज होगा। तो आपने इंक्रीज की वैल्यू जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या होगी? वो होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चढ़ गया। नेक्स्ट एंट्री है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू 22,000। यानी कि ये जो बुक वैल्यू यहां पर दिखाई दे रही है, ये जो बुक वैल्यू यहां पर दिखाई दे रही है वो किसके बराबर है? ये बुक वैल्यू किसके बराबर है? अब इसके बराबर है ये एक्चुअली जो ओवर वैल्यूड दिखाई दे रही है, कितने से दिखाई दे रही है? ये सर 10% से दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है? ये 110% के बराबर है। 110% के बराबर है। यानी कि अगर मुझे इसका 100% निकालना पड़े तो 22,000 इंटू 100% ऑफ 110, तो इसको भी काट देते हैं। 11 2 जा, इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू इतनी से दिखाई देनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास बुक में जो 22,000 है एक्चुअली करंट वैल्यू उसकी 20,000 है। अब इसका मतलब 10,000 रुपए से बुक वैल्यू को कम करेंगे। तो ये फर्म के लिए एक लॉस के बराबर है। तो 2, दूसरे कलर को लायबिलिटी साइड में दूसरे कलर से लिख देते हैं, मतलब लॉस के पार्ट को। टू स्टॉक, यहां पर स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड थी जो 22,000 रुपए दिखाई दे रही थी, जबकि करंट वैल्यू के हिसाब से स्टॉक की वैल्यू 20,000 होनी चाहिए। तो आपके पास 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है। अगला क्वेश्चन है द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000, बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर 20,000। आज की वैल्यू 5,000 है, इसका मतलब बड़ी भी वैल्यू है, तो आपको ये प्रॉफिट नजर आना चाहिए। तो प्रॉफिट के हिसाब से 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। किससे? कंप्यूटर से, बाय कंप्यूटर। बुक वैल्यू का मतलब वो आपकी बुक्स यानी कि बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू दिखाई दे रही है। तो कंप्यूटर की वैल्यू 5,000 रुपए शॉर्ट नजर आ रही है, तो हमने इसको प्रॉफिट में डाल दिया कि आज की करंट वैल्यू ये है, बढ़कर जो आएगी डिफरेंस अमाउंट। आगे लिखा है मशीनरी इज टेकन बाय एक्स फॉर 80,000, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 60,000। यानी कि एक्स ने मशीनरी को खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? 80,000 में। बुक वैल्यू कितनी है? 60,000। तो हमें अभी ये बात करनी है क्या कि मशीनरी को उसने खरीद लिया है? हाँ सर, खरीद लिया है। तो अब आपको पैसे भी लेने हैं। किससे लेने हैं? एक्स से लेने हैं। तो आपको सबसे पहले मशीनरी को
उसकी बुक वैल्यू से बढ़ाकर करंट वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, तभी ये आपको प्रॉफिट बुक्स में दिखाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। तो ये आपके पास एंट्री बनाएगा 20,000 रुपए आपको क्रेडिट करने पड़ेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर। तो बाय मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में 20,000 से ये बढ़ाकर दिखाएंगे। तो अगली एंट्री रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, यानी कि इसी का जो एक पार्ट है, मशीनरी इज टेकन बाय एक्स फॉर 80,000, यानी कि सबसे पहले तो 80,000 की मशीन बनाएंगे जो बुक्स में दिखाई दे रही है और जिसकी वैल्यू 60,000। तो हमने अब रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर 20,000 रुपीज डालते ही इसकी वैल्यू बुक्स में 80,000 दिखाई दे रही है। अब इस मशीन को बेच दिया है, किसको बेच दिया? एक्स को बेच दिया है। तो यहां पर एक और जनरल एंट्री करेंगे आप, मैं इसको यहीं पे करके दिखा देता हूं आपको। एक्स, क्योंकि मैं जनरल एंट्री नहीं कर रहा हूं, मैं कौन सी एंट्री कर रहा हूं? मैं आपके लिए रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहा हूं। एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स से पैसे लेने हैं, गया क्या है? टू मशीनरी। एक्स कैपिटल अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, आप इसकी दूसरी जनरल एंट्री करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कितने से करेंगे सर? 60,000 से 80,000 से? 80,000 से करेंगे क्योंकि मशीन की वैल्यू अभी तक 60,000 थी, पर आपने जो रिवॉल्यूशन अकाउंट में 20,000 रुपए चढ़ाए, इससे मशीन की वैल्यू 80,000 हो गई है। तो ये एंट्री उसके बाद की जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। नेक्स्ट एंट्री है 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय वाई फॉर रुपीज 30,000, द बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,000। साफ कर लेते हैं इसको, क्या लिखा है? हाँ, द बैलेंस इज revalued at 57,600, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 72,000, यानी कि जो बुक वैल्यू है 72,000 की, उसका 1/3 पार्ट वाई ने टेक ओवर कर लिया है। तो 1/3 पार्ट ऑफ इसका 1/3 पार्ट निकाल देते हैं इनटू 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट आ जाता है 24,000। ठीक है, 24,000 का जो सामान है वो एक्स को, मशीनरी है वो एक्स को 30,000 में बेच दिया। इसका मतलब आप 6,000 से रिवॉल्यूशन अकाउंट बढ़ाएंगे पहले। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। तो पहले मैं इसी की एंट्री आपको यहां पर करके दिखाता हूं। तो बाय मशीनरी अकाउंट कितने से बढ़ रही है? 6,000 से बढ़ रही है सर। चलो दूसरा भी पार्ट बताते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600, बुक वैल्यू एट 72,000, यानी कि हमने जो मशीनरी वाई को बेच दी है उसमें से 72,000 की जो मशीनरी थी, जिसमें से 24,000 रुपए की जो मशीन की वैल्यू है वो हट गई है। तो 48,000 की जो मशीन है उसकी आज की करंट वैल्यू जो है, करंट वैल्यू जो है वो है 57,600, यानी कि यहां पर भी मशीन की वैल्यू बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी सर? 2 और 9,600 से मशीन की वैल्यू यहां भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब आप ये जो एंट्री करेंगे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टोटल मशीन की वैल्यू है 72,000, 72,000 की जो मशीन है वो 30,000 प्लस 57,600, यानी कि जो मशीन की वैल्यू हुई वो 87,600 हुई। 87,600 में से, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, 87,600 में से आप माइनस कर देंगे 72,000, तो टोटल बनेगा 600 और 5 और 1, 15,600 का टोटल इंपैक्ट आएगा। और अभी अभी मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो अमाउंट का डिफरेंस आया था वो 48,000 और 57,000, यानी कि 9,600 बन रहा था। तो यानी कि 9,600 और हो गया। तो फाइनली में भी मैंने आपको बताया 15,600 का इंपैक्ट पड़ा, ये हमने निकाला था। अभी ये देखिए 15,600 का इंपैक्ट पड़ा। तो यहां पर जो मशीनरी का डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? यहां पर आएगा 15,600। ये मैंने अलग अलग आपको करके दिखाया, आपने इसको अलग अलग नहीं करना, सीधा एक ही एंट्री करनी है बाय मशीनरी अकाउंट से। तो इसकी हम एक ही एंट्री कर देते हैं, बाय मशीनरी अकाउंट। करेक्ट?
तो आपके साथ 15,600 की जो मशीनरी थी उसकी वैल्यू हमने लिख दी है, इंक्रीज करके जो आना था अमाउंट वो। अब ये वाले में से आपने 24,000 की मशीन 30,000 को जो बेच दी है वाई को, टेक ओवर कर लिया वाई ने, तो उसकी भी एक जनरल एंट्री बनेगी। क्योंकि मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहा हूं इसलिए जनरल एंट्री में यहीं पे करके दिखा देता हूं आपको। पहले इसको हटा देता हूं। आपके पास जो मशीन है वो 24,000 की 30,000 में बिक गई है, यानी कि उसकी वैल्यू हमने 30,000 रुपए दिखा दी है। उसके बाद वाई से पैसे लेने आ जाएंगे, तो एंट्री बनेगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने सर? मशीनरी बिक गई है 30,000 की बिक गई है, तो 30,000 की एंट्री ये बन जाएगी जनरल एंट्री। क्योंकि मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहा हूं इसलिए मैं जनरल एंट्री यहां नहीं कर रहा हूं, जनरल एंट्री आप अपने आप कर पाएंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। बाकी अगर आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो रही तो वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है सर। उसके बाद 9th एंट्री है, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम which was debited to profit and loss account 5,000 to be carried forward to next year। यानी कि आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम का एक अमाउंट बुक्स में दिखाई दे रहा है which was debited to profit and loss account, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। 5,000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि वो इस साल में कम होगा, हमारा खर्चा यहां पर कम होगा और नेक्स्ट ईयर में उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास एक एंट्री बन जाएगी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस करके, जो आपको अगले साल में ले जानी है और आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है सर, तो ये भी प्रॉफिट का पार्ट हो जाएगा बाय इंश्योरेंस। कौन सा? प्रीपेड। ये इसको हम बाय प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी फर्म के लिए प्रॉफिट है। कितना था सर? 5,000 का था। ठीक है सर, आगे चलते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन। $5,000 हो गया है। चलिए, एक्सपेंसेस ऑन रिवोल्यूशन अमाउंट टू ₹5,000 पेड बाय एक्स, यानी कि एक्स को जो 5,000 रुपए एक्स ने रिवोल्यूशन अकाउंट के पे किए हैं, क्या वो फर्म पे करेगी? हाँ सर, पे करेगी। कुछ भी मेंशन नहीं होता तो ये सारे एक्सपेंसेस फर्म ही पे करती है। तो 5,000 रुपए पे अभी किसने किए हैं? अभी पे किए हैं एक्स ने, तो एक्स को भी फर्म पे करेगी एज ए रिवोल्यूशन अकाउंट। तो यहां पर हम मान के चलते हैं एक्स के द्वारा जो सामान दिया गया है, जो पेमेंट की गई है, उसको हम यहां पर एक्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा और रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर डेबिट होगा। कितना अमाउंट था सर? 5,000। तो 5,000 रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर एक लॉस के रूप में, एक खर्चे के रूप में दिखाई देगा। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹14,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर पेड ₹10,000 इन फुल सेटलमेंट। एक डेटर था जिससे हमको 14,000 रुपए ड्यू थे, 14,000 रुपए ड्यू थे, वर्थ रिटर्न ऑफ, और हमने उसको राइट ऑफ भी कर चुके थे एज बैड डेट्स लास्ट ईयर पेड ₹10,000 इन फुल सेटलमेंट, और उसने हमको 10,000 रुपए बैड डेट्स करने के बाद दिए हैं। तो हमारे लिए कोई भी डेटर से पैसे आएंगे जो ऑलरेडी हमने बैड डेट्स कर चुके थे, तो वो डेटर की जगह हमारे पास बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में दिखाई देंगे। तो ये भी आपके लिए एक इनकम का रूप ले लेगा। तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, करेक्ट। तो इससे अमाउंट आया 10,000 रुपीज। आया जितना है उतना ही लिखेंगे और इनकम हमारे लिए होती नजर आ रही है। ठीक है सर, हमारे पास सारी बातें खत्म हो गई हैं। हमने सारे
जनरल एंट्रीज इसकी क्लियर कर ली हैं। अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना, अब इनका टोटल करना है और इस टोटल में से डेबिट साइड में जो अमाउंट है वो माइनस करना है और इनका जो इम्पैक्ट है वो आपने डालना है। ठीक है सर, वो हम डाल देंगे। और इसके अंदर एक एंट्री और करनी पड़ेगी, बैड डेट्स आया है तो बैड डेट्स तो आपका P&L अकाउंट का पार्ट तो आपने कर दिया है, मगर बैड डेट्स आया है तो एक एंट्री और करनी पड़ेगी, जनरल एंट्री, वो हम यहां पर ही करके दिखा देते हैं। यानी कि आया है तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। एक एंट्री ये बनेगी और एक एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर दिखाई देगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये सारी एंट्रीज करने के बाद आप क्या करेंगे? आप इनका टोटल करेंगे और उसके बाद इनका टोटल इंपैक्ट उधर दिखा देंगे। तो चलिए फटाफट से टोटल कर देते हैं। 10,000, 30,000, 40,000, 42,000, 47,000, 57, 67, 67 और 72, 72, 82, 82 और 15 हमारे पास टोटल भी कर लेते हैं। 82,000 प्लस 15,600, ये आ गया 97,600 क्रेडिट साइड में आ गया। तो हम इसका टोटल यहां लिख देते हैं 97,600। चेक भी कर लेंगे एक बार आप लोग, गलती भी हो सकती है टोटल में, उम्मीद नहीं है। तो आगे बात करते हैं, इसमें से 97,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास 90,600 का प्रॉफिट आ गया है। अब इस प्रॉफिट को आप 90,600 को आप किसमें ट्रांसफर कर देंगे? आप करेंगे 3:2 में, यानी कि 3:2 ये हो गई। 3:2 ही है ना? नहीं, 2:3 है भैया। तो 2:3 में इसको बांट देंगे, 2/5 और 3/5। ये x की बात हो रही है, ये y की बात हो रही है। तो 5 से काट दो, 5 1 जा 4, 5 8 जा 5 1 जा 5 2 जा 0 0। तो यानी कि एक ही 0 तो है, 5 1 जा 5 1 ये। करेक्ट। आपके पास 18,120 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 0 4 2 36। एक को इतने पैसे मिल जाएंगे और दूसरे को मिलेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 54,000 और 360, 60 30 90 और 90 600। ठीक है जी। एक्स वाई को इतने पैसे मिलेंगे और एक्स को इतने पैसे मिलेंगे। क्वेश्चन ने आपको सिर्फ जनरल एंट्री करने के लिए बोला है, मैं फिर भी आपको इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बना के इंपैक्ट दिखा रहा हूं। आप उस क्वेश्चन के साथ इसको मैच करेंगे तो आपको ये एंट्री नहीं मिलेगी, मगर मैं एंट्री कर रहा हूं। यानी कि एक्स को जो प्रॉफिट जाएगा वो 36,240 और 54,360 वाई को जाएगा 36,000। यानी कि इसको अगर हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दें टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स को जाएगा
36,000 क्या निकाला था अभी हमने, लिख देते हैं यहाँ पर 36,240, 36,240 और 54,360, 54,360 इसका टोटल आ गया 61 और 09, 90,600 ये टोटल जो था, इसको हमने बांट दिया था, तो हमारे पास इसका टोटल आ गया 97,600। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई है। काफी लंबे तरीके से आपने कर दिया है, लंबे तरीके से नहीं किया, मैंने बहुत स्लो तरीके से किया है, जिससे आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट से जुड़ी हुई सारी बातें क्लियर हो जाएं और आपको कोई भी परेशानी ना है, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है सर, अब तो बिल्कुल क्लियर है हमको, तो चलिए क्लियर है तो भैया आप इसको फटाफट से कर लेना, ये सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। इसको मैं हटा देता हूं, तो आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया हो, मैं ऐसा समझता हूं। अगर नहीं आया तो आप बहुत धीरे धीरे, मैंने इसको समझाया है, आप दोबारा से जाके इसको समझ सकते हैं, मुश्किल नहीं आएगी। अगर ये एक बार समझ में आ गया तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जो अभी तक आपको क्लियर नहीं थी वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक यू।